Hello friends, I welcome you all to Bioindicus Academy. From this video lectures, we are going to start the biochemistry part for MSc entrances and CSIR UGC NET. So हम शुरुआत करते हैं बायोमोलिक्यूल्स से, इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये. सो बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो ये बायोमोलिक्यूल्स हो गए. अच्छा, हमें एक चीज पता है कि मैटर होता है. मैटर किससे बना होता है? एलिमेंट्स से बना होता है. एलिमेंट्स किससे बने होते हैं? एलिमेंट्स एटम से बने होते हैं. सो हम कह सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम. एटम बेसिक यूनिट है मैटर की. तो हमें एक चीज ये भी पता है कि कम से कम हमें 118 एलिमेंट्स का पता है कि जो कि अब तक नॉन है. ठीक है, इस 118 में से भी बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर देखा जाए तो 25 से 26 के अराउंड एलिमेंट्स बायोलॉजिकल सिस्टम में देखने को मिलते हैं. ओके, तो देखो, अगर हम देखें कि परसेंटेज वेट के हिसाब से बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स किस प्रेफरेंस में पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है. फिर कार्बन, ये परसेंटेज वेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम. ऑक्सीजन, कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर फॉस्फोरस. एंड देन परसेंटेज अकरेंस के हिसाब से अगर देखें तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन. जैसे अगर ड्राई सेल जो सेल है उसमें देखें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एलिमेंट पाया जाएगा. 99% ये वाले एलिमेंट्स सेल में पाए जाते हैं. अच्छा, हम में जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे शुगर हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गई, फैट हो गए, या जैसे दूसरे बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स मेजरली 6 एलिमेंट से बने होते हैं. क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. ये 6 एलिमेंट्स वो हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स में पाए जाते हैं. अच्छा, एक चीज देखते हैं. ये कहते हैं ना कि ओरिजिन ऑफ लाइफ डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स में हुआ. तो इसको सपोर्ट करने के लिए हम इसके थ्रू भी देख सकते हैं कि देखो, अर्थ क्रस्ट का अगर देखिए हम, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन से पाए जाते हैं? सिलिकॉन जैसे पाए जाता है, एल्यूमिनियम है, निकल है, आयरन है, मैग्नीशियम है. तो अगर हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ क्रस्ट पे हुआ होता तो ये वाले जो सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम, निकल है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये एलिमेंट्स बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा होते हैं. यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर मेजोरिटी में पाई जाती है ये वाले. अच्छा, एक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो होता है उसकी एक एस्पेक्ट होती है कि आसपास में हमारी जो भी चीज़ें हैं ना, वो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा बनती जाती है टाइम के हिसाब से. जैसे जैसे टाइम पास होगा वो चीज़ें हमारा हिस्सा बनती जाएंगी. तो डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स और ओशियन में देखें तो मेजरली ये वाले एलिमेंट्स वहाँ पे पाए जाते हैं. कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर. तो यही वाले एलिमेंट्स बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है. यही वाली चीज़ें डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास पाई जाती हैं. तो और लैंड की अगर देखें, डीप अर्थ क्रस्ट में ये वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं. तो देखो, हम लैंड पे रहते हैं, इंसान लैंड पे रहते हैं, और ऑर्गेनिजम्स वो ओशियन में रहते हैं. लेकिन चाहे लैंड पे रहने वाले हों या ओशियन में रहने वाले हों, सबका कंपोजिशन किसके साथ मैच करता है? इनके साथ. तो लैंड वालों के साथ तो मैच नहीं करता. तो हमारा लाइफ ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ पे हुआ होगा? डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स में. इसके लिए एक ये सॉलिड एविडेंस है, नंबर 1. अच्छा, अब हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में. बायोमोलिक्यूल्स 2 टाइप के होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो देखते हैं. तो जो हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन होगा, जो भी बायोमोलिक्यूल्स जिनका मोलिकुलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन है वो होंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स, और जिनका मोर देन 1000 डाल्टन मोलिकुलर वेट है वो होंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स. लेस देन 1000 डाल्टन और ये मोर देन 1000 डाल्टन. तो मेजरली जो हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे मोनोसैक्राइड्स हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह होते हैं ना, मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स मान लो. इसमें भी मोनोसैक्राइड को शुगर भी कहते हैं ना. मोनोसैक्राइड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, या और भी बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं. जैसे हार्मोन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं. अगर मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें, जैसे मोनोसैक्राइड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, मैनोज होता है, गैलेक्टोज होता है, इनके पॉलीमर चेन बनेगी तो वो क्या बनेगा? पॉलीसैक्राइड बनेंगे. ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं. इसको भी शुगर भी कहते हैं ना, बड़ी बड़ी शुगर्स. अमाइनो एसिड का पॉलीमर बनेगा उसको क्या कहेंगे? प्रोटीन्स. न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर बनेगा उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं? आरएनए, डीएनए, ये सब न्यूक्लिक एसिड्स हैं. फैटी एसिड जब पॉलीमर बनाएंगे लिपिड्स बना सकते हैं या बिगर फैट्स बना सकते हैं. तो मेजरली हम इनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इन मैक्रोमोलिक्यूल्स में से भी प्रोटीन
और न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों को इन्फॉर्मेशनल बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। क्यों? देखो, डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। आरएनए से क्या ट्रांसलेट होकर क्या बनेगा? प्रोटीन। तो देखो, इस डीएनए और आरएनए तो है ही है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जिनमें स्टोर होती है, और प्रोटीन जो वो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सप्रेस होने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये इनको इन्फॉर्मेशनल बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। तो एक चीज, अब मेजरली जो हमारी पॉलीसेक्राइड्स हैं, शुगर्स हैं, ये किस में काम आते हैं? दो इनके फंक्शन मेजरली देखे जाते हैं, या तो इनका स्टोरेज फंक्शन है एनर्जी फ्यूल के लिए, या स्ट्रक्चरल होता है, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है उसमें बहुत सारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। सो ये हो गया बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स से। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? तो मोनोमेरिक एसिड्स प्रेजेंट इन प्रोटीन आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स, यानी प्रोटीन का जो मोनोमेरिक पार्ट होता है उसको अमाइनो एसिड्स कहते हैं। मोनोमेरिक एसिड्स प्रेजेंट इन प्रोटीन आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके पास अमाइनो ग्रुप भी हो और जिसके पास एसिडिक ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप हो, उसको हम अमाइनो एसिड कहेंगे। तो एक मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, गाबा के बारे में सुना है, न्यूरोट्रांसमीटर, उसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ NH3 प्लस CH2 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 C2O-। तो देखो, इसमें अमाइनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिल ग्रुप या एसिडिक ग्रुप भी है। अच्छा, इसको एसिडिक भी स्लैश में लिख लेना। जो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अमाइनो ग्रुप भी हो और एसिडिक ग्रुप भी हो उसको हम अमाइनो एसिड कहेंगे। तो ये है गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, गाबा। तो गाबा भी एक अमाइनो एसिड है। एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ टोरिन की, NH3 CH2 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 SO4 H2। तो देखो, इसमें भी एसिडिक ग्रुप भी है और अमाइनो ग्रुप भी है, तो ये भी एक क्या हो गया? अमाइनो एसिड। हालांकि वो बात अलग है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। इसके बारे में डिटेल से आगे बात करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और अभी सुन लो कि जो बेसिक हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो उनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, मतलब स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, उनकी स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन ग्रुप तो मिलेगा ही मिलेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप भी मिलेगा और अमाइनो ग्रुप भी मिलेगा, बस डिफर करती है ये आर चेन सबकी, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चरल मतलब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड है ये, ठीक है। तो जितने भी अमाइनो एसिड हैं, ग्लाइसिन से लेके जितने भी आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, सारे के सारे अमाइनो एसिड में आर चेन से डिफरेंस आएगा बस, बाकी सारे के सारे अमाइनो एसिड्स की स्ट्रक्चर सिमिलर होगी। तो एक बात, अच्छा, अल्फा अमाइनो एसिड्स क्यों कहते हैं? लगभग जो हमारी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होती हैं उनको अल्फा अमाइनो एसिड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो अल्फा बस इससे मतलब है, अल्फा जैसे ये कार्बन हो गया, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंटिंग करते हैं कार्बन की तो वो फंक्शनल ग्रुप की साइड से करते हैं, 1 2, यहाँ पे अगर कार्बन होता है 3 लिखते, तो पहले को छोड़ के जो सेकंड होता है उसको अल्फा कहते हैं, आगे कार्बन आएगा उसको बीटा कहेंगे, गामा कहेंगे या डेल्टा कहेंगे, आगे जो कार्बन आते जाएंगे। तो अल्फा कार्बन से हमारा अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अल्फा अमाइनो एसिड कहते हैं, यानी अल्फा कार्बन से अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको अल्फा अमाइनो एसिड कहेंगे। अब यही वाला अमाइनो ग्रुप यहाँ पे अगर कोई कार्बन होता है, अच्छा दूसरी स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ मैं आपको। अच्छा देखो, ये मैंने लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाया, इसमें देखो ये कार्बन है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और ये फिर अमाइनो ग्रुप है। तो पहले को छोड़ के जो सेकंड वाला कार्बन होता है उसको अल्फा कहते हैं, बीटा कहते हैं, गामा, डेल्टा, जो आगे कार्बन आएगा उसको ईटा कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे इनकी नंबरिंग होती है, ये CH2 है यहाँ पे, ईटा। तो अल्फा ग्रुप से कौन सा अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको अल्फा अमाइनो एसिड कहेंगे। तो ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अब जो हमारा अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स एसिड की तरह भी काम कर सकते हैं और बेस की तरह भी काम कर सकते हैं। चलो समझते हैं कैसे। तो देखो, ये एक बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें ये है कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि एसिडिक है, ये है अमाइनो ग्रुप, ये है अमाइनो ग्रुप। अब अमाइनो एसिड क्या कहा मैंने कि अमाइनो एसिड एज ए एसिड भी काम कर सकती है, एज ए बेस भी काम कर सकती है। जो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड की तरह भी काम करे और बेस की तरह भी काम करे उस कंपाउंड को कहते हैं क्या? एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो अमाइनो एसिड्स क्या हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड्स हैं। तो एक चीज़ ये हो गई। तो देखो, अगर मैं इस अमाइनो एसिड को लोअर फिजियोलॉजिकल पीएच पे डालूं तो फिजियोलॉजिकल पीएच कितना होता है? लगभग 7.4 पीएच के आसपास होता है। तो इस पीएच में डालूंगा तो इसका जो अमाइनो ग्रुप है, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, जैसे इसका जो अमाइनो ग्रुप है वो हो जाएगा प्रोटोनेट, ये जो अमाइनो ग्रुप है ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या एसिडिक ग्रुप है वो हो जाएगा डीप्रोटोनेट। तो इस फॉर्म पे ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है ये फिजियोलॉजिकल पीएच पे है। तो दो आयन है यहाँ पे, पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी है, तो ये डबल आयन फॉर्म होगी। क्या होगी? डबल आयन फॉर्म। तो ये डबल आयन फॉर्म जो है इसको ज्विट्रायन भी कहते हैं। तो अमाइनो एसिड जो हमारे फिजियोलॉजिकल पीएच पे होते हैं उसको हम ज्विट्रायनिक भी कह सकते हैं।
एक चीज़ तो देखो, इस पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसके ऊपर एग्जैक्टली नो चार्ज, एग्जैक्टली नो चार्ज। अब इसी अमाइनो एसिड को हम, जैसे कोई नॉर्मली अमाइनो एसिड है उसको लोअर पीएच पे डालें, मतलब एक सॉल्यूशन है उसमें लोअर पीएच पे डालूं मैं, जैसे एसिडिक कोई सॉल्वेंट है उसमें डालें, तो उसका जो अमाइनो ग्रुप है, NH3 ग्रुप है, वो तो हो जाएगा प्रोटोनेटेड ही रहेगा और पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है ना। और जो अपना एसिडिक ग्रुप है वो हो जाएगा प्रोटोनेट, डिप्रोटोनेटेड था अब हो गया प्रोटोनेटेड और अनचार्ज बन गया ये। तो देखो पॉजिटिव चार्ज और अनचार्ज, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, COOH, C-alpha-H और NH3 प्लस और R ग्रुप कोई भी। तो एक चीज़ ये समझ में आ गई, लोअर पीएच पे अगर अमाइनो एसिड को डालेंगे तो कैसा होगा वो। अगर हम बात करें उसी कोई अमाइनो एसिड को हायर पीएच पे डाल दें, यानी बेसिक सॉल्वेंट में डाल दें, तो क्या होगा, जो आपका अमाइनो ग्रुप है वो हो जाएगा डिप्रोटोनेट, और जो एसिडिक ग्रुप है वो हो जाएगा डिप्रोटोनेटेड। एंड डिप्रोटोनेट जब अमाइनो ग्रुप हुआ तो ये तो हो गया, कोई चार्ज नहीं बचेगा इसके ऊपर, और जो हमारा एसिडिक ग्रुप अगर डिप्रोटोनेट हुआ तो इसके ऊपर एग्जैक्टली नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये चीज़ समझ आ गई यहाँ पे। अगर समझ अभी भी नहीं आई है तो हमें जब सेपरेटली अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे तो टाइट्रेशन कर्व में बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं ये चीज़, ठीक है। तो ये थी बेसिक्स अमाइनो एसिड के बारे में। ओके, अभी एक बार थोड़ा सा अमाइनो एसिड के लिए हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, अगर उसको रोटेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की जो कंपाउंड्स कैपेसिटी रखते हैं, उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में जानने से पहले एक चीज़ और जान लो, कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं। कायरल कार्बन जैसे C-alpha ये है हाइड्रोजन, ये है अमाइनो ग्रुप, ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये मान लो कोई भी आर्जिन है, ये बेसिक अमाइनो एसिड बना दिए मैंने। तो इस पे देखो C-alpha से जुड़े हुए सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो जिस कार्बन के ऊपर जो सारे जुड़े हुए ग्रुप अलग अलग होते हैं उसको कहते हैं कायरल कंपाउंड। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लाइसिन में R होता है, वो हाइड्रोजन होता है। ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी अल्फा के साथ जो भी जुड़े हुए ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट होते हैं हर एक अमाइनो एसिड्स में, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें। तो ये चीज़ समझ आ गई। तो अभी इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जैसे एक लाइट है, दूसरा कलर यूज़ करते हैं, मैंने मान लिया एक ये लाइट है, फोकस इस साइड आ रही है, ठीक है। तो ये है ना चारों डायरेक्शन में ओसिलेट कर सकती है। नॉर्मल लाइट जो होती है चारों डायरेक्शन में, चारों यहाँ मतलब सारी की सारी डायरेक्शन में ओसिलेट कर सकती है। अगर इसी लाइट को पोलराइजर से गुजारा जाए, पोलराइजर से अगर गुजारा जाए तो इसकी बस एक डायरेक्शन रह जाएगी, मतलब जो हम चाहते हैं वो वाली डायरेक्शन रह जाएगी। जैसे ये लाइट थी, अब ये लाइट ऐसे होगी, एक डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, तो इस लाइट को कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड, यानी एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, इसको कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सॉल्यूशन है, मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, ग्लाइसिन को छोड़ के सारे के सारे मैंने क्या बताया, अमाइनो एसिड्स जो स्टैंडर्ड हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है। एक सॉल्वेंट मान लिया हमने, सॉल्वेंट में एक अमाइनो एसिड डाल दिया, जैसे मैंने डाल दिया वेलिन डाल दिया, तो वेलिन जो अपना अमाइनो एसिड है उसके अंदर कैपेसिटी रहेगी कि इस वाली लाइट को जब इससे गुजरेगी तो इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दे, जैसे ये ऐसी डायरेक्शन थी तो इसमें से गुजरने के बाद ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो इस कैपेसिटी को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड। तो ये चीज़ समझ आ गई। अब ऑप्टिकल रोटेशन जो है ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ये ऑप्टिकल रोटेशन जो है ये किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये डिपेंड करती है, नंबर एक तो कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड, कंसंट्रेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर। तीसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो ये लाइट पास करवा रहे हैं इसके थ्रू उसकी वेवलेंथ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। सॉल्वेंट कौन सा लिया है हमने इसके लिए, सॉल्वेंट जो यूज़ किया है हमने उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। जैसे सॉल्वेंट अमाइनो एसिड किसी सॉल्वेंट में मिक्स करिए ना उसके बाद गुजारी है तो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। फिर जो ये लाइट है इसके थ्रू कितनी लेंथ तय कर रही है, तो इस लाइट की जो लेंथ होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अच्छा, एक चीज़ होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस साइन से डिनोट करते हैं और लीवो रोटेटरी को माइनस साइन से। अब जैसे मैंने कहा कि ये अमाइनो एसिड डालने के बाद ये वाली लाइट जो है ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस चीज़ को, जैसे ये होते हैं क्लॉक, ये होती 12 1 2, तो इस डायरेक्शन में रोटेट कर देती है, तो ये होगी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या
यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है जिस कंपाउंड ने, वो होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसको प्लस से डिनोट करेंगे। और जिस कंपाउंड ने इस लाइट को इस साइड यानी इसका प्लेन इस साइड रोटेट कर दिया यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, तो उसको कहेंगे काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको माइनस साइन से डिनोट करेंगे। अब जो ऑप्टिकल रोटेशन जो है ये, इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ऑब्जर्व्ड रोटेशन इन डिग्री इज इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ कंपाउंड एट टेम्परेचर T एंड वेवलेंथ लैम्डा, कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। ये हो गया बेसिक फॉर्मूला ऑप्टिकल रोटेशन का। तो ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में समझ आ गया, तो ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखो जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया ग्लिसरॉल्डिहाइड का, CHO CH2OH ये बनाया मैंने CHO CH2OH। तो ये देखो दोनों कंपाउंड्स क्या हैं, मिरर इमेज है एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। तो इन दोनों की भी तो नेमिंग होनी चाहिए ना, नेमिंग का कोई सिस्टम होना चाहिए। तो इनकी नेमिंग कैसे होगी, यानी केमिकल फॉर्मूला तो सेम है दोनों का, लेकिन कंपाउंड्स तो अलग अलग हैं, इनकी नेमिंग के लिए क्या करेंगे। तो नेमिंग का डीएल सिस्टम में सीधा सा है कि जिस कंपाउंड में OH लेफ्ट साइड में हो उसको L कंपाउंड कहेंगे, और जिसमें OH राइट साइड में हो उसको D कंपाउंड कहेंगे। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो ये हो गया D ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये हो गया L ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये तो हो गया, ये तो शुगर है। अब हम अमीनो एसिड के बारे में बात करें तो उसमें क्या होगा। अच्छा मैं एक बार बेसिकली बता देता हूँ, स्टीरियो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि इनेंशियोमर्स जो होते हैं ये दोनों है ना एक दूसरे की मिरर इमेज है। केमिकली तो सेम है दोनों, लेकिन दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो इनको कहेंगे इनेंशियोमर्स। ठीक है। अगर केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज न हो, जैसे ग्लूकोज और मैनोज है, गैलेक्टोज है, ये केमिकल फॉर्मूला तो सेम है इनका, लेकिन मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की, तो इनको कहेंगे डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, ओके। तो ये समझ आ गया डीएल सिस्टम। फॉर हमने शुगर के रेफरेंस से देख लिया। अब अमीनो एसिड अगर आपको कोई दे दी जाए ऐसे COO C अल्फा हाइड्रोजन CH3 और यहाँ पे NH3+, इसकी मिरर इमेज बना लो, एक हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा, NH3+ इस साइड आ गया, COO- इस साइड आ गया, CH3 ये आ गया। तो ये स्ट्रक्चर है एलानिन की। तो अमीनो एसिड्स की बात करें ना, तब उनमें डीएल सिस्टम कैसे अप्लाई होगा वो देख लो एक बार। जिस अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड में हो उसको कहेंगे एल अमीनो एसिड, यहाँ पे एलानिन है तो ये एल एलानिन हो गया। और जिसमें अमीनो ग्रुप राइट साइड में है उसको कहेंगे डी अमीनो एसिड, यानी डी एलानिन हो गया यहाँ पे। तो बेसिकली अगर देखा जाए बायोलॉजिकल सिस्टम में राइबोसोमिकली जो प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट होती है अमीनो एसिड्स, वो नॉर्मली देखने को मिलता है कि एल अमीनो एसिड्स होती हैं। ठीक है। तो दूसरा एक सिस्टम है इनकी नेमिंग करने के लिए, जो इनेंशियोमर्स हैं इनकी नेमिंग करने के लिए दूसरा सिस्टम है आरएस सिस्टम। आरएस सिस्टम में क्या होता है कि प्रायोरिटी के ऊपर हम देखते हैं कि कौन सा इनेंशियोमर एल है, या मतलब ये तो आरएस सिस्टम है तो कौन सा आर है कौन सा एस है। प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप जो जुड़े हुए हैं कार्बन से, सी अल्फा से। ठीक है, प्रायोरिटी किस बेसिस पे तय करेंगे, एटॉमिक नंबर पे। अच्छा इसको समझते हैं। मान लो कि एक ग्रुप है ऐसे, ठीक है, एक कंपाउंड है ऐसे, उसके ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये मान लो, एक ये है उसका, एक ये है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसका उससे कम है, इसका उससे कम है, तो प्रेफरेंस इसको पहले दी जाएगी, 1 2 3। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस सेट करनी है। तो ये मैंने मान लो कि ये अपना अमाइनो ग्रुप है, ये अपना COO- यानी एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये मान लिया मैंने आर ग्रुप है, और पीछे नीचे मान लिया इसके हाइड्रोजन ग्रुप है। तो अमाइनो एसिड्स में कैसे आर सिस्टम अप्लाई करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो मैंने कुछ ग्रुप्स लिखे, जैसे मैंने लिख दिया कि OH है, SH है, NH2 है, H है, CH3 है, CH2OH है, COOH है। इनकी प्रायोरिटी सेट करके बताओ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो देखो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, सल्फर का, तो इस वाले ग्रुप को हम सबसे पहले रख लेंगे। उसके बाद सल्फर के बाद किसका है सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, तो OH ग्रुप को इससे बाद में रखेंगे। उसके बाद किसका है, नाइट्रोजन का, तो ये वाला ग्रुप आ गया। उसके नाइट्रोजन के बाद कौन सा होगा, कार्बन वाला। तो कार्बन तो देखो इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, तो ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा ग्रुप पहले आएगा। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा ये है कि जिस फंक्शनल ग्रुप में जो सेकंड एटम है वो देखो इनका, सेकंड एटम ऑक्सीजन इसमें है तो इसको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। अब इन दोनों में हाइड्रोजन है दूसरा, तो तीसरा देखो, अब तीसरा ऑक्सीजन, तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी CH2OH को। उसके बाद अपना CH3, उसके बाद H। अच्छा, जो कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स में मैंने बताया ना कि जैसे एक X है, ये वाई ग्रुप मान लिया, ये जेड ग्रुप मान लिया, तो प्रायोरिटी अगर 1 इसकी है, 2 इसकी है, 3 इसकी है, और ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
इसकी प्रायोरिटी सेट हो रही है। तो काउंटर क्लॉकवाइज के लिए जो जो काउंटर क्लॉकवाइज जिसमें आ रहा है उसको कहेंगे एस फॉर्म, ठीक है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एस होगी। और जिस कंपाउंड में एक्स वाई जेड, मैंने मान लिया कि एक इसकी प्रेफरेंस है, दो इसकी, तीन इसकी, तो इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। जिसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रायोरिटी जाए वो होता है आर। आर कॉन्फ़िगरेशन उसकी होती है। ये काउंटर क्लॉकवाइज था, ये है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वाला आर हो गया, काउंटर क्लॉकवाइज वाला एस हो गया। तो जो कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स में कायरल सेंटर एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए सबसे परफेक्ट सिस्टम है कॉन्फ़िगरेशन जानने का, आर सिस्टम। लेकिन अमाइनो एसिड्स में ना, अमाइनो एसिड में लगभग अमाइनो एसिड्स में कायरल सेंटर एक ही होता है, तो हम डीएल सिस्टम के बेसिस पे चलेंगे। तो इससे आगे हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में।